नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल मेथड की यूनिट 3 के बारे में। तो बेसिकली ये सेमेस्टर 2 की यूनिट है जो कि हर एग्जाम में या हर यूनिवर्सिटी में नहीं आता है, बल्कि कुछ यूनिवर्सिटी में लीगल मेथड सेमेस्टर 2 में भी है। तो इसकी यूनिट हम कवर करेंगे। तो इसके जो टॉपिक्स हैं उसका अगर हम डिवीजन देखें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है टेंडेंसी ऑफ अमेलगमेशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, हाई कोर्ट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली इसके 4-5 टॉपिक्स हैं। तो ये ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज टेंडेंसी फॉर अमेलगमेशन ऑफ टू सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। क्या है? फर्स्ट इसका हम बैकग्राउंड समझते हैं। जो इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम था वो ड्यूअल सिस्टम था, मतलब 2 लेवल पे जुडिशरी स्टैब्लिश थी। पहले लेवल पे मतलब कंफ्यूजन ऑफ ज्यूरिसडिक्शन बहुत ज्यादा था, मतलब किसका कौन सा एरिया है ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी। तो जो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ जुडिशरी थी इंडिया में ब्रिटिश टाइम में, वो थी सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो कि प्रेसिडेंसी टाउन्स में स्टैब्लिश थे, और दूसरी थी अदालत सिस्टम जो कि मॉफसल एरिया में स्टैब्लिश थी। तो बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो रॉयल चार्टर में अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट एक्ट के अंदर वो स्टैब्लिश हुआ था। मतलब उसके लिए चार्टर इशू किया गया था जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया। और जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया गया था वो कलकत्ता में किया गया था, बॉम्बे में किया गया था एंड मद्रास में किया गया था। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट स्टैब्लिशमेंट कलकत्ता में किया गया था, एंड देन उसका जो एरिया रहता था वो कंपनी के सब्जेक्ट्स पे रहता था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके सब्जेक्ट्स पे रहता था। एंड उसमें कौन होता था? जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रहता था उसमें कंपोज ऑफ ब्रिटिश जजेस। जो जजेस रहते थे ब्रिटेन से आते थे, अप्लाइड इंग्लिश लॉ अप्लाई करते थे, उनको इंडियन लॉ से लेना देना नहीं था, एंड मेनली सर्व ब्रिटिश पॉपुलेशन। तो बेसिकली वो बनाया ही गया था ब्रिटिश पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए, बिकॉज उनका एम क्या था? जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स हैं जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में आते हैं उसके लिए जुडिशियल सिस्टम बना सके। साथ ही साथ सेकंड चीज क्या है? जो कंपनी ऑफिशियल्स हैं, मतलब जो ब्रिटिश पॉपुलेशन है वो तो है ही, प्लस वो लोग जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आते थे, और इलाइट इंडियंस जो कि अच्छे वैल्यू रखते हैं, सोशल वैल्यूज, वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आते थे ताकि उनके फेवर में डिसीजन दिया जा सके। हैड ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिसडिक्शन इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल भी, मतलब जहां पे सूट शुरू होता है, केस शुरू होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, और अपीलेट मतलब जहां पे अपील जाती है फ्रॉम लोअर कोर्ट्स। तो दोनों टाइप के जुरिसडिक्शन थे सुप्रीम कोर्ट के पास, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स, दोनों ही मैटर्स में। ऑफन इनएक्सेसिबल एंड अनफैमिलियर टू द इंडियन पॉपुलेशन ड्यू टू देयर रिलायंस ऑन फॉरेन लॉ एंड इंग्लिश प्रोसीजर। तो बेसिकली क्योंकि फॉरेन लॉ और इंग्लिश प्रोसीजर पर रिलाई करते थे, तो जो इंडिया के लोग थे उसके लिए इररिलेवेंट हो जाते थे या अनफैमिलियर हो जाते थे, क्योंकि इन्हें इंडिया के कस्टम्स और ट्रेडिशंस के बारे में नहीं पता था, जिसके बेसिस पे इंडियन सोसाइटी पहले चलती थी। दूसरा सिस्टम जो था वो अदालत सिस्टम था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आता था। तो बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो आता था किसके अंदर? पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट ऑफ यूके, ठीक है। बट जो अदालत सिस्टम था वो किसके अंदर आता था? कंपनी के अंदर। तो बेसिकली इसको एक और चीज कहा जाता था जिसको बोलते थे कंपनी कोर्ट। तो बेसिकली ये क्या है? कंपनी के कोर्ट थे। एंड देन इसमें क्या था? 1772 में स्टार्ट हुए अंडर वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑपरेटेड रूरल एंड प्रोविंशियल रीजन्स ऑफ इंडिया। तो बेसिकली रूरल एंड प्रोविंशियल एरियाज ऑफ इंडिया को इन्होंने ऑपरेट करा बेस्ड ऑन पर्सनल लॉज ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। तो बेसिकली इसमें क्या था? सुप्रीम कोर्ट में केवल ब्रिटिश का लॉ फॉलो किया जाता था, बट जो अदालत सिस्टम था मफजुल एरिया का, उसमें क्या होता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्टैब्लिश था, और उसमें पर्सनल लॉज को भी मैटर किया जाता था, मतलब पर्सनल लॉज जो कहते थे उसको भी फॉलो किया जाता था, ना सिर्फ इंग्लैंड का लॉ। जजेस वर ऑफन कंपनी सर्वेंट्स असिस्टेड बाय लोकल लॉ ऑफिसर्स लाइक पंडित एंड काजीज, बिकॉज लोकल लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन पंडित और काजी को ही थी। तो जजेस जो थे वो क्या थे? वो कंपनी के सर्वेंट्स होते थे, बट उनका असिस्टेंस कौन करता था? बिकॉज उनको लॉ तो नहीं पता, बिकॉज कंपनी वालों को तो लॉ क्या ही पता है, वो तो इंग्लैंड से आए हुए हैं। तो इंडिया में जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के थ्रू जो लॉ बना, वो 2 ही कस्टम्स और ट्रेडिशन चलते थे, मतलब 2 ही रिलीजन चलते थे, एक था हिंदू और एक था मुस्लिम। तो बेसिकली जो हिंदू रिलीजन के जो लॉ थे, जो कि धर्मशास्त्र और जो नारद स्मृति थे उसके अकॉर्डिंग, मनुस्मृति वगैरह के अकॉर्डिंग, उसके इंटरप्रिटेशन से जो लॉज बने वो इंटरप्रिटेशन देते थे पंडित, और जो मुस्लिम लॉ था उसके इंटरप्रिटेशन देते थे काजीज। देन ऑफ लॉज वर मिक्स्ड ऑफ एंग्लो हिंदू एंड एंग्लो मुस्लिम एंड कंपनी रेगुलेशन। तो बेसिकली तीनों जो हिंदू, मुस्लिम एंड कंपनी रेगुलेशंस का मिक्सचर था उस टाइम पे लॉ, जो कि अदालत सिस्टम फॉलो करते थे। तो इन मफसिल कोर्ट्स प्रॉब्लम विद ड्यूअल सिस्टम क्या था? ज्यूरिसडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बेसिकली सही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि किसका एरिया क्या है, कौन किस पे रूल करेगा, वो प्रॉब्लम थी। ऊपर से क्या था? सुप्रीम कोर्ट अक्सर अपना ज्यूरिसडिक्शन एक्सीड करता था, मतलब अपना क्षेत्राधिकार एक्सीड करता था। देन लीगल इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज एक जगह फॉलो किया जा रहा है ब्रिटिश लॉ और एक जगह फॉलो किया जा रहा है इंडियन लॉ, यानी कि कस्टमरी लॉ। तो क्या है? इनकंसिस्टेंसी है कि मतलब किसको पावर दी जाए और किसको कितनी पावर में अप्लाई किया जाए। कंफ्यूजन फॉर लिटिगेंट्स, तो जो लिटिगेंट्स थे, मतलब जो वकालत करते थे इन दीज कोर्ट्स,
उनके लिए कंफ्यूजन थी, बिकॉज इसमें जो ऑर्डिनरी इंडियंस थे उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट जैसे केसेस में जाना पड़ता था और जहां पे लगता था ब्रिटिश का लॉ, जो कि इंडियंस को पता ही नहीं था। बट अगर हम अदालत सिस्टम की बात करें, जो मॉफिजुल कोर्ट थे उसके अंदर लगता था लोकल कस्टमरी लॉ, तो लिटिगेंट्स जो थे उसमें जो लड़ने वाले लोग थे, मतलब जिनके केसेस जाते थे, वो थोड़े से हार्डशिप्स फेस करते थे। देन नेक्स्ट क्या है, टेंशंस बिटवीन द क्राउन एंड द कंपनी। तो बेसिकली एक कोर्ट स्टैब्लिश बाय द क्राउन था, मतलब बाय द चार्टर था, और एक कोर्ट स्टैब्लिश बाय द कंपनी था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसने स्टैब्लिश किया था। तो अब पावर और जुरिसडिक्शनल इश्यू इसमें बढ़ गया था और जो क्राउन और कंपनी के बीच में टेंशन बढ़ गया था। अब क्या है, मूवमेंट टुवर्ड एमलगमेशन, मतलब एमलगमेशन का मतलब क्या हुआ, दो चीजों को मिला के एक बना दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, रिकॉग्नाइज दिस इश्यूज, gradual shift began toward merging these two systems to form a single and uniform judiciary। तो बेसिकली सिंगल एंड यूनिफॉर्म जुडिशरी बनाने का एम हो गया, और सबसे पहले आई रेगुलेटिंग एक्ट, जिसने सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता स्टैब्लिश किया। देन सेटलमेंट एक्ट आई 1781 की, जिसने ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बाय क्लियरली डिफाइनिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह हेल्ड हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ कलकत्ता पर है, उसके अलावा कहीं नहीं। देन इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आई। इंडियन हाईकोर्ट एक्ट आने का मतलब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हो गए खत्म और हाई कोर्ट्स हो गए स्टैब्लिश्ड। अब हाई कोर्ट्स क्या हुए, हर जगह पे तो स्टैब्लिश हो नहीं पाए, बट हाई कोर्ट्स ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट को एबॉलिश कर दिया और सदर अदालत को एबॉलिश कर दिया। अब हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो गए कहां कहां, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, तीन जगह पे बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता में हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो गए। अब इसमें क्या था, इसमें ब्लेंड ऑफ इंग्लिश एंड इंडियन जजेस, मतलब इसमें जो हाई कोर्ट में जजेस बनने की अपॉर्चुनिटी थी वो इंग्लिश मैन के पास थी प्लस इंडियन मैन के पास थी, एज वेल एज ज्यूरिसडिक्शन ओवर बोथ प्रेसिडेंसी टाउन्स एंड मॉफिजुल एरियाज। तो बेसिकली अभी तक क्या था, सुप्रीम कोर्ट और मॉफिजुल कोर्ट अलग अलग थे, तो जिसमें ज्यूरिसडिक्शनल इशू था। बट जब हाई कोर्ट स्टैब्लिश हो गए इन बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता, तो उसमें क्या हुआ, ज्यूरिसडिक्शन जो है वो दोनों ही टाउन्स का, मतलब प्रेसिडेंसी टाउन्स का और मॉफिजुल एरिया का ज्यूरिसडिक्शन आ गया इन हाई कोर्ट्स के पास। कंबाइंड इंग्लिश लॉ प्रिंसिपल्स एंड इंडियन लॉज, तो बेसिकली जो इंडियन लॉज है उनको भी रिकॉग्नाइज करा, मतलब उनको इग्नोर नहीं कर दिया कि हम सिर्फ इंग्लिश लॉ फॉलो करेंगे, और जो इंग्लिश लॉज थे उनको भी रिकॉग्नाइज करा, तो मतलब दोनों को इन्होंने रिस्पेक्ट दी। साथ में got a first major amalgamation of dual court system, तो हाई कोर्ट्स के साथ आया फर्स्ट मेजर एमलगमेशन, मतलब जो ड्यूअल कोर्ट सिस्टम चल रहा था बाय द पार्लियामेंट एंड बाय द कंपनी, उसको मिक्स करके एक बना दिया। देन आता है आपका नेक्स्ट एक्ट, जो कि है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो इस एक्ट के आने से क्या हुआ, इसने हाई कोर्ट्स को फर्दर इंपावर कर दिया और फेडरल कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया। अब फेडरल कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट का पुराना नाम। ठीक है, तो आज के डेट में जो सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है वो पहले फेडरल कोर्ट के रूप में स्टैब्लिश हुआ था। और इसमें क्या हुआ, जब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई है उससे हुआ क्या, सेपरेटेड एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी। तो बेसिकली जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का जो सेपरेशन हुआ, जो कि आज की डेट में आर्टिकल नंबर 50 में कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, वो कहां से स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। वो आइडिया आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसने यूनिफाइड प्रोसेस बना दिया ऑफ जस्टिस और सिंगल इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी फॉर होल कंट्री बना दिया, जिसमें इन्होंने हायरार्की बनाई, सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, ये हायरार्की बनाई, प्लस आर्टिकल नंबर 50 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो ये हुआ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन दिस इज योर कंक्लूजन फॉर फर्स्ट टॉपिक। इसी के साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया ओवर। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, जिसके थ्रू हाई कोर्ट्स स्टैब्लिश हुए और सुप्रीम कोर्ट्स अबॉलिश हुए। तो बेसिकली बिफोर 1861 दो ड्यूअल सिस्टम चलता था, ये तो हम अभी डिस्कस कर ही चुके, सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालत, या फिर मॉफिजुल कोर्ट्स। ठीक है, मॉफिजुल कोर्ट्स। तो बेसिकली इन दोनों में वही प्रॉब्लम थी, ज्यूरिसडिक्शनल इशू और ये सारे इश्यूज। अब कौन सा लॉ किस पर प्रेवलेंट माना जाए, हिंदू मुस्लिम लॉ या फिर इंग्लैंड का लॉ। तो इसलिए जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ड्यूअल कंस्ट्रक्चर जो था वो कंफ्लिक्टिंग ज्यूरिसडिक्शन था, डिफरेंट लॉज एंड प्रोसीजर था, इनएफिशिएंसी एंड कंफ्यूजन फॉर लिटिगेंट्स था, जिसकी वजह से आया हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट, दैट इज 1861 का एक्ट है। उसके बाद इसमें जो मेन प्रोविजंस थे वो क्या बात करते थे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट। तो बेसिकली हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुए बाय दिस एक्ट। मतलब क्या है, जो क्राउन थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड, टू एस्टैब्लिश हाई कोर्ट्स बाय लेटर पेटेंट टू प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो बेसिकली क्राउन ने ही इंटरफेयर किया और जो कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास है उसके लिए इन्होंने 3 हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश कर दिए फॉर हैंडलिंग द केसेस, एंड दीज न्यू हाई कोर्ट्स वुड रिप्लेस बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड सदर अदालत। तो बेसिकली जो सदर अदालत, जिसको मॉफिजुल कोर्ट भी बोलते हैं, तो वो सारे हट जाएंगे और क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट रह जाएंगे। ठीक है, देन ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर की बात हुई, तो इसी एक्ट में हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन भी बताया हुआ था, जो कि सिविल और क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन था, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन था, जो लोअर कोर्ट थे उस पर अपील जाती थी हाई कोर्ट में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन था, मतलब जो रिट वाले मैटर्स हैं
जो कि अगर मैं बात करूं हमारा आज की डेट में जो आर्टिकल नंबर 32 में जो सुप्रीम कोर्ट के लिए रेट्स है और आर्टिकल नंबर 226 में जो हाई कोर्ट के लिए रेट है, वो सारी रेट्स इसमें आ गई, मतलब जो हाई कोर्ट की एक्ट है 1861 की उसमें आ गई। साथ ही साथ सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन, मतलब जो लोअर कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स या फिर अगर मैं बोलूं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आज की डेट में, तो इस पे सुपरवाइज करने का मतलब ये किस केस को किस तरीके से सुन रहे हैं और उसका डिस्पोजल किस तरीके से कर रहे हैं, इस चीज को सुपरवाइज करने का राइट आ गया हाई कोर्ट के पास। एंड देन हाई स्टैब्लिश क्या हुई, पनिशमेंट देने की अथॉरिटी आ गई फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसका मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट क्या बना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये टर्म आप लोग याद रखोगे, दैट इज हाई कोर्ट बिकम द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर हाई कोर्ट की कोई बात नहीं मानेगा तो उसको कंटेम्प्ट के लिए पनिश किया जा सकता है। देन कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट क्या था, जो चीफ जस्टिस था उसमें एक एंड अप टू 15 जजेस थे। उसके बाद जजेस कुड बी बैरिस्टर्स विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, सिविल सर्वेंट्स विद जुडिशियल एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस प्लीडर्स और मेंबर ऑफ जुडिशियल बॉडीज लाइक सदर अदालत। तो बेसिकली इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दी गई, इंग्लैंड के लोगों को, मतलब जो लोग बाहर से, मतलब इंग्लैंड से एलएलबी करके आए हैं, उनको अगर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाए तो क्या बन सकते हैं, जज ऑफ हाई कोर्ट। सिविल सर्वेंट्स विद जुडिशियल एक्सपीरियंस, सिविल सर्वेंट्स के लिए एग्जाम हुआ जिसको बोला गया सिविल सर्विसेज एग्जाम, और उसको जो क्वालिफाई कर ले उसमें जिसके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस हो वो बन जाएगा जज ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद एक्सपीरियंस प्लीडर्स और मेंबर ऑफ जुडिशियल बॉडीज लाइक सदर अदालत, तो जो सदर अदालत में प्रैक्टिस करते आए हैं जुडिशियल लेवल पे वो बन सकते हैं हाई कोर्ट, जिनके पास एक्सपीरियंस आ जाता है तो वो हाई कोर्ट के जजेस बन सकते हैं। फ्यूजन ऑफ लीगल सिस्टम, तो इसमें क्या हुआ, लीगल सिस्टम को मिक्स कर दिया गया, फ्यूज कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, इंग्लैंड के लॉ को और इंडिया के लॉ को इन्होंने मिक्स कर दिया, मतलब इंग्लैंड का लॉ फॉलो किया जाएगा बट इंडिया के जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए। एबॉलिशन ऑफ प्रीवियस कोर्ट्स, जो पहले के कोर्ट्स थे उनको अबॉलिश कर दिया, दैट इज सुप्रीम कोर्ट एंड सदर दीवानी एंड सदर निजामत अदालत। दीवानी मतलब सिविल सूट्स एंड निजामत मतलब क्रिमिनल केसेस। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या हुआ, अबॉलिश कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। देन उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट क्या है, वो बात करता है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न हाई कोर्ट्स। तो आज की डेट में जो हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश है उसका बैकबोन या फिर बैकग्राउंड क्या था, ये हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, देन यूनिफाइड जुडिशरी स्ट्रक्चर, तो जुडिशरी के स्ट्रक्चर को यूनिफाई कर दिया, मतलब जो ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम चलता था उसको खत्म कर दिया। डाइवर्सिफाइड जुडिशरी, जिससे क्या हुआ, अलाउड इंडियन जजेस, जो इंडियन जजेस को थे वो अलाउ कर दिया, एंड लीगल प्रैक्टिशनर्स टू पार्टिसिपेट मीनिंगफुली इन द हायर जुडिशरी, तो बेसिकली हायर जुडिशरी में मीनिंगफुल तरीके से पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर दिया। देन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लॉ, मतलब क्या है, लॉ को स्टैंडर्डाइज कर दिया, स्ट्रीमलाइन कर दिया लॉज एंड प्रोसीजर, जो कि पूरी कंट्री में एक तरीके का कर दिया गया फॉलो करने के लिए। देन जुडिशियल एवोल्यूशन हुआ, हाई कोर्ट्स के थ्रू जुडिशियल एवोल्यूशन हुआ, और आर्टिकल नंबर 214 में आज की डेट में हाई कोर्ट की बात होती है इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देन दिस इज योर एग्जांपल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दैट इज योर कंक्लूजन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसमें जो बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो इस एक्ट को लाने से पहले कौन सी एक्ट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 थी। 1935 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 थी, जिसने डायआर्की, मतलब क्या है, ड्यूअल सिस्टम। ठीक है, ड्यूअल सिस्टम मतलब पावर के डिवीजन एट द प्रोविंशियल लेवल इन्होंने शुरू करा था, किसने, एक्ट ऑफ 1919। However, it failed to satisfy Indian political aspirations and was heavily criticized. As a result, Simon Commission 1927 and Round Table Conference 1930 to 1932 were held to recommend further constitutional reforms. तो बेसिकली क्या हुआ, इसे फेल हो गई इंडिया में, बिकॉज इसने जो इंडियन जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थे उसको फेल कर दिया, और साइमन कमीशन 1927 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की जो हेल्ड हुई उसमें रिकमेंडेशंस आई ताकि हम फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो रिफॉर्म्स चल रहे थे उसको ध्यान में रख सके, कुछ अच्छा बना सके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आई किस चीज पे, जो कि शिफ्ट हुई इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो इसने क्या करा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई जिससे क्या हुआ, जुडिशियल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। अब फीचर्स ऑफ द एक्ट क्या है, ऑल इंडिया फेडरेशन। तो बेसिकली ऑल इंडिया फेडरेशन एस्टैब्लिश हुआ, जिसमें क्या है, प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसिपल स्टेट दो अलग अलग बेसिस पे हो गए, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर थी उसको कैटेगराइज कर दिया, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास पावर थी कि वो इंडिया में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, वो अलग कर दिए गए। बिकॉज प्रिंसली स्टेट डिडंट जॉइन, फेडरेशन नेवर मटेरियलाइज्ड। तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में अपने आप को ज्वाइन नहीं कराया इंडिया से, तो फेडरेशन कभी भी मटेरियलाइज नहीं हो पाई। देन डिवीजन ऑफ पावर, जो कि हम बात करते हैं फेडरल स्ट्रक्चर, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहा जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द क्वाजी फेडरल इन नेचर।
मतलब क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बट यूनिटरी फीचर क्या है, सेंटर इज मोर पावरफुल, दैट इज द यूनिटरी फीचर। तो इसमें क्या है, 3 टायर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इनिशियली, दैट इज फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। अब आज के डेट में जो फेडरल लिस्ट है उसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट को हम बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट को हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब क्या है, जो फेडरल लिस्ट थी उसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर थी लॉ बनाने की, जैसे कि डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। जो प्रोविंशियल लिस्ट थी उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी लॉ बनाने की, दैट इज पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ, आज भी ऐसा ही है। एंड देन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों ही गवर्नमेंट के पास, मतलब सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है लॉ बनाने की, दैट इज क्रिमिनल लॉ, ठीक है। देन आता है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, वो क्या है, डायरार्की वाज अबॉलिश्ड इन प्रोविंसेस, मतलब ड्यूअल सिस्टम को खत्म कर दिया प्रोविंसेस के अंदर, मतलब स्टेट बना दिया पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, एंड फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन प्रोविंशियल लेवल, जिसको हमने बोला क्या, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोविंशियल लेवल पे जो गवर्नमेंट आई जो कि फुल्ली रिस्पॉन्सिबल थी उसको बना दिया गया स्टेट गवर्नमेंट, एंड गवर्नर स्टिल हैड स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर बट इंडियन मिनिस्टर्स लीड मोर रियल अथॉरिटी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं गवर्नर्स के रूल की, तो इनका रूल सिमिलर है टू द प्रेसिडेंट। मतलब क्या है, जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर है लॉ बनाने की फॉर होल इंडिया, वैसे गवर्नर के पास पावर है पर्टिकुलर स्टेट को लेके। इंडिया की पावर है प्रेसिडेंट के पास, पर्टिकुलर स्टेट की पावर है गवर्नर के पास। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर, सिमिलरली जो गवर्नर्स ऑफ स्टेट होते हैं वो काम करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। दिस अलाउड इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज लाइक कांग्रेस टू फॉर्म मिनिस्ट्रीज इन 1937, जिसकी वजह से 1937 में, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की वजह से जो है कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी बन गई ऑफ इंडिया। देन रिटेंशन ऑफ डायरार्की एट फेडरल लेवल, मतलब स्टेट लेवल पे तो डायरार्की खत्म कर दी, बट सेंट्रल लेवल पे मतलब यूनियन लेवल पे अभी भी डायरार्की को मेंटेन रखा, जिसमें इन्होंने डायरार्की में मतलब जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स करा, क्योंकि ड्यूअल पावर रखनी थी, तो इसमें क्या करा, कुछ रिजर्व सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर दिए, मतलब जो कि प्योरली सेंटर के पास है, जिसमें कोई भी इफ एंड नो बट है, बट कुछ सब्जेक्ट्स ट्रांसफर सब्जेक्ट्स बना दिए जो कि इंडियन मिनिस्टर्स को दे दिए। तो बेसिकली जो रिजर्व सब्जेक्ट्स रखे उसमें गवर्नर जनरल, मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स वाली जो काउंसिल थी, मतलब गवर्नर जनरल की काउंसिल वो रूल करेगी, और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, मतलब कुछ ऐसी लॉलीपॉप जो इंडियन को दे दी, तो वो इंडियंस उसी में खुश हो गए, और उसमें क्या हुआ कि उनको कुछ छोटे मोटे सब्जेक्ट्स दे दिए ताकि वो भी इंटरफेयर ना करें और वो विद्रोह ना करें। क्रिएशन ऑफ फेडरल कोर्ट इन इंडिया, तो बेसिकली फेडरल कोर्ट बना जिसको आज के डेट में हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो 1937 में ये कोर्ट बना, एंड इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जुडिशियल डेवलपमेंट हुआ, क्या, सेटअप एट दिल्ली हुआ, दिल्ली में बनाया गया। अपील फ्रॉम हाई कोर्ट, तो अभी तक क्या होता था, फेडरल कोर्ट बनने से पहले जो हाई कोर्ट की अपील जाती थी वो कहां जाती थी, प्रिवी काउंसिल में, ठीक है। बट आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फेडरल कोर्ट ये कहां जाने लगी, फेडरल कोर्ट में, मतलब या फिर आज की डेट में अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में। देन डिसाइडेड डिस्प्यूट्स बिटवीन प्रोविंसेस एंड बिटवीन प्रोविंसेस एंड द सेंटर। तो बेसिकली अगर आज के हम सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात करें तो स्टेट वर्सेस स्टेट का अगर केस है तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ठीक है। देन स्टेट वर्सेस सेंटर का अगर केस है तो कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सिमिलरली जो इस टाइम पे क्या था, प्रोविंसेस और क्या था, सेंटर ऐसे डिवाइडेड था, तो अगर 2 प्रोविंसेस का केस है तो फेडरल कोर्ट जाएगा, और अगर 2 प्रोविंसेस या फिर एक प्रोविंसेस और एक सेंटर का केस है तो कहां जाएगा, फेडरल कोर्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बाय कैमरल फेडरल लेजिस्लेचर, ठीक है। क्रिएटेड अ बाय कैमरल लेजिस्लेचर एट द सेंटर, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड फेडरल असेंबली। जैसे आज की डेट में लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे इन्होंने बाय कैमरल बनाया, कैसे, काउंसिल ऑफ स्टेट बना के और फेडरल असेंबली को बना के, तो इस तरीके से लेजिस्लेचर को डिवाइड करा। देन सेफगार्ड्स एंड स्पेशल पावर, तो ब्रिटिश अथॉरिटी जो गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स थे रिटेन एक्सटेंसिव पावर टू वीटो बिल्स, मतलब अगर कोई बिल को वोट करके अगर अलाउ करना है या रिजेक्ट करना है। डिसमिस मिनिस्ट्रीज, अगर मिनिस्ट्री को डिसमिस करना है या फिर उनको जॉब से हटा देना है। देन कंट्रोल फाइनेंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर फाइनेंसेस और एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की बारी आती है तो किसके पास, ब्रिटिशर्स के पास राइट था। सेफगार्ड्स ensured both continued British dominance despite appearance of autonomy, तो बेसिकली ऑटोनॉमी तो थी इंडियंस की, बट क्या है, ब्रिटिश डोमिनेंस फिर भी कंटिन्यूड रही। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंसेस कैसे, बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया से सेपरेट कर दिया गया बर्मा को, एंड देन एडन बिकम सेपरेट कॉलोनी, एडन को सेपरेट कॉलोनी बना दिया गया। प्रोविंसेस लाइक ओडिशा एंड सिंध वर क्रिएटेड एज न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, तो ओडिशा और सिंध को न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बना दिया गया।
देन जुडिशियल सिग्निफिकेंस अगर बात करूं 1935 एक्ट की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, तो इसने फेडरल कोर्ट को स्टैब्लिश करा, हाई कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दिया सेंटर और स्टेट डिस्प्यूट्स के लिए, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट के पास है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन दिया, हाई कोर्ट से अपील कहां जाती थी, फेडरल कोर्ट में, एंड 1950 तक फंक्शन किया, और कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद क्या बन गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देन हाई कोर्ट को मोर ऑटोनॉमी दी, मतलब हाई कोर्ट के पास फ्रीडम और ज्यादा आई बाय द 1935 एक्ट, और इसमें स्ट्रेंथन जुडिशियल इंडिपेंडेंस लेटर एनरिच्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल नंबर 50 जिसकी बात करता है, दैट इज सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो ये सेपरेटेड है। देन दीज आर योर एग्जांपल्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ये कंक्लूजन, इसी के साथ आपका ये टॉपिक भी हो गया ओवर, और अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज हाई कोर्ट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की डेट में जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हाई कोर्ट को स्टैब्लिश करता है बाय चैप्टर 5 एंड पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आर्टिकल नंबर 214 से लेकर 231 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर्ड। तो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट कौन करेगा, ईच स्टेट में एक हाई कोर्ट बनाया जाएगा। ठीक है, एज पर आर्टिकल नंबर 214, मतलब हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, मतलब जो हाई स्टेट का हाईएस्ट लेवल जुडिशरी होगा वो कौन होगा, हाई कोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 231, दैट इज पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स फॉर ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो बेसिकली अगर मान लो कुछ ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि 2 और मोर स्टेट्स के लिए एक ही हाई कोर्ट बना सकती है। देन कॉम्पोजिशन ऑफ हाई कोर्ट क्या है, 216 में प्रोवाइडेड है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सिमिलरली जो हाई कोर्ट होते हैं उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं, एंड जजेस एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बेसिकली इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, एंड नंबर इज नॉट फिक्स्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरीज बेस्ड ऑन वर्कलोड एंड साइज ऑफ द स्टेट। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स्ड नंबर प्रोवाइडेड नहीं है, तो जजेस का सिलेक्शन किस तरीके से होता है, वर्कलोड एंड साइज ऑफ द स्टेट के अकॉर्डिंग होता है। अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस क्या है, आर्टिकल नंबर 217 में दिया हुआ है, दैट इज जो जजेस हैं वो प्रेसिडेंट की अपॉइंट करेंगे, बट कंसल्ट करेंगे विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके साथ, गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इन केस ऑफ जजेस अदर देन चीफ जस्टिस। तो बेसिकली अगर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ही सिलेक्ट करना है तो प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड इन कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। बट अगर मान लो जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो इलेक्टेड है, वो ऑलरेडी वर्किंग है, बट अदर जजेस को इलेक्ट करना है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। देन क्वालिफिकेशन, जो कि बात करता है क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल नंबर 217, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस फॉर एटलीस्ट 10 years, मतलब 10 years का मिनिमम एक्सपीरियंस है, और बीन एडवोकेट इन 1 और मोर हाई कोर्ट्स फॉर एटलीस्ट 10 years, मतलब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है तब भी 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ज्यूरिसडिक्शन क्या है, जो ज्यूरिसडिक्शन है वो डिवाइडेड है इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो फर्स्ट है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब केस की शुरुआत हाई कोर्ट पे। तो कुछ जो हाई कोर्ट्स हैं उसमें सिविल केसेस की डायरेक्ट शुरुआत हो जाती है। अगर सिविल केसेस का पिक्यूनरी लिमिट, मतलब पैसे का जो इन्वॉल्वमेंट है वो करोड़्स में है, तो कुछ स्टेट्स ने अलाउ कर रखा है कि वो डायरेक्टली हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिट पिटीशंस है अंडर आर्टिकल नंबर 226, वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में भी आती हैं और वो रिट ज्यूरिसडिक्शन में भी आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली रिट जो पिटीशंस है जो सेम है आर्टिकल नंबर 32 की 5 रिट्स, दैट इज हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो, सर्चुरारी एंड प्रोहिबिशन, वो सारी की सारी इसमें आती है हाई कोर्ट में भी अंडर आर्टिकल नंबर 226। उसके साथ साथ जो फंडामेंटल राइट्स के अलावा अगर कोई रिट है जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करती है, तो वो रिट भी आर्टिकल नंबर 226 में आ सकती है इन हाई कोर्ट। बट आर्टिकल नंबर 32 में बार्ड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं उसी के रिट्स जा सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 में। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अपील है, जो सिविल, क्रिमिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की जो अपील है वो कहां जाती है, इन हाई कोर्ट। देन सुपरवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो उसके लोअर कोर्ट्स आते हैं, मतलब हाई कोर्ट से नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं उसको सुपरवाइज करेगा कि वो किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और वो किस तरीके से फंक्शन उसको करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ेगी तो केसेस को ट्रांसफर भी कर सकता है फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर इन द सेम स्टेट। देन रिट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वही जो मैं अभी डिस्कस कर चुका, 5 रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चुरारी एंड क्यो वारंटो। ठीक है, तो बेसिकली 5 रिट्स है। एंड देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, क्या है पावर्स एंड फंक्शंस, इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पर्टिकुलर स्टेट में रिक्वायर्ड है इंटरप्रिटेशन के लिए, वो कर सकता है। देन चेक्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्शंस फॉर लीगैलिटी, तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एक्शंस है उसको चेक कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अलाइनमेंट में है या नहीं है। सुपरवाइजेस लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स, तो जो लोअर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स हैं उसको सुपरवाइज करते हैं। देन इंश्योर्स प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स
एंड लीगल राइट्स, तो प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स को भी इंश्योर करते हैं। एडमिट्स एंड हियर्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो पीआईएल मतलब जहां पे बात हो रही है ऐसे राइट्स की जो कि पब्लिक के लिए इंफ्रिंजमेंट है, मतलब वहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है, बेशक आपका कोई पर्सनल केस हो या ना हो, बट वहां पे पब्लिक इन्वॉल्व है, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हो इन हाई कोर्ट, अगर पर्टिकुलर लॉ स्टेट के बारे में बात कर रहा है तो। कंट्रोल्स जुडिशियल सर्विसेज इन द स्टेट, तो बेसिकली जो जुडिशियल सर्विसेज है ऑफ अ स्टेट, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जो जजेस के एग्जाम कंडक्ट कराता है वो हाईकोर्ट कराता है, और जो जुडिशरी है हाईकोर्ट के अंदर या पर्टिकुलर स्टेट, सारे कोर्ट्स जो एक स्टेट में रन करते हैं वो हाईकोर्ट के अंदर आते हैं, तो उनको क्या करता है वो कंट्रोल करता है। एंड रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, मतलब खुद का डिसीजन भी रिव्यू कर सकता है कि कहीं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल या उसमें कोई फैक्ट मिस तो नहीं हो गया। देन टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ जजेस, एज ऑफ 62 तक वर्क करते हैं एज पर आर्टिकल नंबर 217। रिमूवल क्या है, सेम प्रोसीजर एज दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, सेम प्रोसीजर क्या है, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी वाया इंपीचमेंट प्रोसेस आर्टिकल नंबर 218 एंड जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। तो बेसिकली अगर जज क्या करे, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी आने लगे या फिर इंपीचमेंट का जो प्रोसेस है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होता है, सेम वही हाई कोर्ट के जज के लिए होता है। एंड देन ट्रांसफर ऑफ जजेस, प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो जो जजेस का भी ट्रांसफर प्रेसिडेंट के हाथ में होता है आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देन उसके बाद हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, देन इसमें क्या है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एटसेट्रा हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स, तो इसमें सेपरेट हाई कोर्ट्स है पर्टिकुलरली यूनियन टेरिटरीज के लिए। अदर फॉल अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ नियर बाई स्टेट हाई कोर्ट, एग्जांपल चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी अंडर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, ठीक है। तो बेसिकली अभी तक सिर्फ कहां पे, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, इसमें अलग हाई कोर्ट्स हैं। उसके बाद ये आपकी टेबल है जो कि नोटेबल हाई कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करती है। एंड देन दिस इज योर कंक्लूजन। उसी के साथ हमारी यूनिट हो गई खत्म। अब हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स।